Good afternoon, everyone. We are doing data handling, and we have till now done the basic data concept, what is data, secondary, primary data, and what are the central tendencies. Those are mean, median, mode. Now, coming to the next thing, हम मीन मीडियन मोड जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, हमें एक डेटा का एक ओवरऑल नॉलेज मिल रही है कि ओके ये डेटा कुछ है, वो इस तरीके का हो सकता है. बट वाई वी कम टू द ड्राइंग पार्ट. अब हमें बार्स बनाने पड़ रहे हैं. वाई वी कम टू दिस पार्ट? वाई? बिकॉज समटाइम्स हमारे लिए क्या होता है, दिस इज़ वेरी ईजी फॉर अस कि हम देख कर कोई चीज़ बड़ा इजीली समझ लेते हैं. हम कोई चीज़ जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है, बजाय उसके कि हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप देखें. अगर मैं आपके आगे 10 नंबर्स रख दूँ तो आपको याद शायद से नहीं रहें, बट अगर मैं आपके आगे 10 लोगों की पिक्चर रख दूँ, 10 लोगों का फेस रख दूँ, तो आपको वो फेसेस याद रहेंगे, है ना. ऐसा क्यों होता है? पिक्टोरियल जो फॉर्म होती है, दैट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू रिमेंबर. सेकेंड चीज़, पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, समझना बहुत ईजी हो जाता है हमें. सपोज करो एक ग्राफ छोटा दिख रहा है, एक ग्राफ बड़ा दिख रहा है, मुझे उसमें नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिंपल बार्स दिख रहे हो कि ये छोटा बार है, ये बड़ा बार है, तो ऑब्वियसली ये वाले काउंटिंग, ये वाला नंबर ज़्यादा है. तो ये जो बार जो भी ग्राफ्स होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली बार ग्राफ्स, विल स्टडी फर्दर ग्राफ्स ऑल्सो. हम बहुत सारी चीज़ें आगे भी पढ़ेंगे. ये सारी जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है किसी भी डेटा की, दैट इज़ हेल्पफुल टू अस टू एनालाइज इट. हमें एक डायरेक्ट व्यू देती है एनालाइज करने का, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं इनको समझने के लिए. और हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती हैं कि डेटा इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि बार्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, बार्स की लेंथ, तो इट मीन्स डेटा इंक्रीज़ होता जा रहा है, या लेंथ कम हो रही है तो डेटा डिक्रीज़ हो रहा है, या एक जगह पे बढ़ गई फिर कम हो गई, सो इट मीन्स डेटा पहले बढ़ा फिर कम हुआ. और भी बहुत सारी चीज़ें हम एनालाइज कर पाते हैं बार ग्राफ के थ्रू. So we will start, although you have studied it in class 6 also, data handling, and a few things you have studied, but we'll start with the bar graph. We'll understand how to draw the bar graph and how to study bar graph. उसको पढ़ना कैसे, अगर बार ग्राफ ऑलरेडी बन चुका है तो उसको पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, ठीक है. सो हाउ टू स्टडी दैट बार ग्राफ, सो दैट आर डेटा इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की जो एक स्पीड है वो बढ़ जाए, हम फटाफट से उसको इजीली एनालाइज कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बार ग्राफ को समझेंगे. बार ग्राफ है क्या? यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग डाली है इसको, फ्लावर्स इन अ गार्डन. एक गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है. मैंने हर बार के नीचे उस फ्लावर का नाम लिख दिया. मतलब ये वाला जो बार है, ये जो फर्स्ट बार है ऑरेंज कलर का, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग रोज़. ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट जो ये वाला बार है ऑरेंज कलर का, ये लिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लिली. एंड दिस लास्ट वन इज़ रिप्रेजेंटिंग लोटस, ये लोटस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब दूसरी चीज़, अगर बार ग्राफ, हम इसको बार ग्राफ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे बार्स बने हुए हैं. ये जो रेक्टेंगुलर हैं, बार्स ही होते हैं. बार जब हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम बार. हम इनको बार बोल रहे हैं, बार ग्राफ, ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक बार के बीच का जो गैप है, ये ब्लू कलर से जो आप देख रहे हो, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम गैप है, ठीक है. तो जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, आप हमेशा सारे बार्स के बीच में बिल्कुल इक्वल गैप छोड़ोगे. थर्ड थिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन जो बार की खुद की विड्थ है हर किसी की, ये येलो से मैंने विड्थ को रिप्रेजेंट किया हुआ एरो, ये जो बार की खुद की विड्थ है वो भी बिल्कुल इक्वल है. तीनों बार्स की विड्थ बिल्कुल इक्वल है. तो जब भी आप कोई बार ग्राफ बनाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप जो है वो आपने थोड़ा विड्थ कम बना दी, नैरो बना दिया, और एक बार आपने बहुत ज़्यादा चौड़ा सा वाइड बना दिया, बहुत ज़्यादा. सबकी जो विड्थ होनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. फोर्थ थिंग, ये जो आपने ये जो वर्टिकली नंबर्स लिखे हुए हैं, 0, देन 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, 60, 70, 80,
ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रोज़ की कितनी काउंटिंग है या लिली की कितनी काउंटिंग मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ होता है कि कौन कितना बार आया है, ठीक है। सो दीज आर फ्रीक्वेंसीज, और हमेशा फ्रीक्वेंसी या किसी भी डेटा की काउंटिंग यहीं इसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये जो हल्की हल्की सी वाइटिश सी लाइंस नज़र आ रही हैं ग्राफ में आपकी, ये बहुत डार्क लाइंस होती हैं और इसके बीच में ना बिल्कुल 10 लाइंस बनी हुई होती है, बहुत छोटी छोटी पतली लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक, दिस इज़ कॉल्ड 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट बोला जाता है, ये कंप्लीट 1 यूनिट होती है। सेकेंड थिंग, ये जो नेक्स्ट एक्सिस है ये तो वर्टिकल एक्सिस हो गया, इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो नीचे हमने हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं फ्लावर्स के नेम, जो मेन डेटा होता है रोज देन लिली देन लोटस, ये हॉरिजॉन्टली हमने लिखे हुए हैं, इन डेटा को हम बोलते हैं, ये जो एक्सिस होता है हमारा, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। सो ये दो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो हमें बार ग्राफ में ये बहुत सारी ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पहले समझना पड़ेगा। बार्स की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच का गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जिसको हम काउंटिंग बोल रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे डेटा को रिप्रेजेंट करें, जैसे डेटा हमारा है रोज़ लिली लोटस, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये इनकी काउंटिंग है। दूसरी चीज़ आप देखो, बार को देख कर, जैसा मैंने अभी बोला कि पिक्टोरियल फॉर्म में कितना ईजी हो जाता है, मुझे क्लियरली, मुझे काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा पता चल रहा है कि ओके सबसे जो लेंदी बार है वो लिली का है, इट मीन्स लिली के फ्लावर्स गार्डन में बहुत ज़्यादा हैं। फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा बार रोज़ का दिख रहा है तो ओके रोज़ के फिर थोड़े से और उससे कम है, और लोटस का बार सबसे छोटा है तो इसका मतलब लोटस के फ्लावर्स सबसे कम है। सो मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हमारे गार्डन के अंदर लोटस के हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स लिली के हैं। और क्या क्या पता चल सकता है, इनकी काउंटिंग भी पता चल सकती है। बार के अंदर ऑल्दो इन्होंने काउंटिंग लिखी हुई है 70 30 ऐसे लिखा हुआ है ना 20, बट आप वैसे भी देख सकते हो। ये वाला जो बार है लिली का, वो पूरा, अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, ये लाइन कहाँ तक जा रही है 70 तक, इट मीन्स ये जो बार की लेंथ है वो 70 है। तो हम बोल सकते हैं कि लिली के जो फ्लावर्स हैं 70 फ्लावर्स हैं गार्डन में। इसी तरीके से आप बाकी सबको भी काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, दिस इज़ ऑल्सो द सेम डेटा, लेकिन इस बार थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये जो पहले वाला ग्राफ था ये स्टैंडिंग बार्स थे, बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, और ये वाले जो बार हैं ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाइंग बार्स हैं, है ना, लेटे हुए से बार्स हैं। तो जो बार ग्राफ्स होते हैं दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स भी हो सकते हैं एंड वर्टिकल बार ग्राफ्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो बार्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, इक्वल विड्थ होगी हर एक बार की, उनके बीच का गैप भी बिल्कुल इक्वल होगा। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। इसमें आपको बार बनाना नहीं है, बट आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस के। आपको बोला यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3, ये देख रहे हो, ये वाला फिगर 3.3 है, ठीक है, दिस इज़ फिगर 3.3। अब आपको इसको यूज़ करना है, मतलब बेसिकली आपको स्टडी करना है इसको अच्छे से, और फिर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होगा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है इन सारे बार्स में से सबसे जो लेंदी बार है वो ये वाला बार है ना, दिस बार, दैट इज़ द कैट्स बार, कैट का जो बार है। तो इसीलिए ऑब्वियसली मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर जो पेट है दैट इज़ कैट। अब हम अगर सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट। अब डॉग कौन सा वाले में है, ये वाला है। डॉग की काउंटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने स्टूडेंट्स के पास है, तो ये बार कहाँ तक जा रहा है हमारा। अगर मैं इस बार को देखूं तो ये बार मेरा 8 तक जा रहा है, क्योंकि ये पूरा 8 को मैच कर रहा है ना। सो इट मीन्स वी कैन से ओके 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट है। सो वी कैन स्टडी वेरी क्लियरली। नाउ
अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देन रीड द बार ग्राफ 3.4, आपको ये पूरा बार ग्राफ 3.4 दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी दी हुई है, दैट इज़ द स्केल। ये जो स्केल है 1 यूनिट, अभी मैंने आपको बताया था 1 यूनिट क्या होती है। जो डार्क सी लाइंस होती हैं दो, उनके बीच में बहुत छोटी छोटी 10 लाइंस भी होती हैं। तो ये पूरा डार्क लाइन के बीच का जो पूरा स्पेस है दैट इज़ 1 यूनिट, उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। एंड इट इज़ इक्वल टू 100 बुक्स। इसका मतलब एक यूनिट जो है वो, एक बॉक्स जो है वो आपने 100 के इक्वल लिया है, ये मतलब हुआ इसका। अब आपको करना क्या है, विच शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक सेलर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, है ना। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है कंप्लीट लेंथ 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। तो ये 5 ईयर्स का आपको बुक्स का सेलिंग दिया हुआ है। तो अब आपको कुछ चीज़ें निकालनी है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड, इतने इतने ईयर्स में कितनी बुक्स को सेल किया गया, या फिर 470 बुक्स जो हैं वो कौन से 475 बुक्स कौन से ईयर में सेल की गई, या 225 बुक्स जो है वो कौन से ईयर में सेल की गई। तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर दैन 250 बुक्स सोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, किस ईयर में 250 बुक्स से फ्यूअर मतलब कम बुक्स सेल की गई। हमें वो सारे ईयर्स बताने हैं जिन जिन ईयर्स में 250 से कम बुक्स को सेल किया गया था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नंबर ऑफ बुक्स 1989 में कितनी सेल की गई। क्यों, क्योंकि ये बार जो है वो ना तो कम्प्लीटली 200 तक जा रहा है, ना ही ये 100 का है। तो फिर हम इसको कैसे